आपने हस्तिनापुर की यात्रा की तो क्या-क्या पाया? तो हस्तिनापुर ये पिछले ट्रिप से मेरे उसमें था कि हस्तिनापुर जाना है वहाँ पे, क्योंकि महाभारत का पूरा इतिहास हस्तिनापुर से जुड़ा हुआ है। हुँ, और मैं ये देखना चाहता था कि ये धर्म नगरी जिसका नाम वहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, कि वो हुँ, अ, अभी किस स्थिति में है। क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ लोग बनाते हैं और मैंने देखा लोग मंदिरों में जाते हैं, खुश हो जाते हैं, क्या है हस्तिनापुर है, दिख रहा है जो। लेकिन मेरा देखने का अ, मेरा देखने का था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू महाभारत, कि किस तरह मैं उसको महाभारत के हिसाब से देखूँगा। तो महाभारत के हिसाब से हस्तिनापुर का जो नगरी का स्थापना है, अभी जो आप फ़ोटोज़ देख रहे हैं, कि ये कुछ फ़ोटोज़ मैंने वहाँ पे ली थी, मुझे वहाँ के लोगों ने लेकर दी मेरे कैमरे से, क्योंकि वहाँ पे मुझे अलाउड नहीं था अंदर, तो मैं फिर लोग मेरे को लेके दे रहे थे। और ये गरुड़ की मूर्ति मिली मुझे वहाँ पे, जो कि पांडव कालीन है। पांडवों के महल से ही है वो गरुड़ की मूर्ति, उसकी वहाँ पूजा होती है। लेकिन उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स बैकग्राउंड मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जो एएसआई है वो स्वयं ही हमारे मतलब धर्म के विरुद्ध कार्य करता है। तो वहाँ के लोग उसको छुपा लेंगे या फिर म्यूज़ियम में डाल देंगे। एएसआई क्या करता है, जो भी पुरातत्व मिलता है उसको म्यूज़ियम में डाल देता है, फिर उसकी पूजा नहीं होती बाद में। तो इसलिए लोगों ने उसको छुपा के पूजा करने के लिए कर रहे हैं। तो जब मैं हस्तिनापुर को मैं देख रहा था, मैंने वीडियोज़ में भी काफ़ी एक्सप्लेन किया है कि हस्तिनापुर जो राज्य है, वो जो शहर है, वो बहुत बड़ा शहर था, बहुत बड़ा। महाराज हस्ती ने उसको स्थापित किया था, इसलिए उसका नाम पड़ा हस्तिनापुर। हास्तिनपुर नाम है, लेकिन हस्तिनापुर फेमस हो गया। एक्चुअली नाम हास्तिनपुर है। और इतना बड़ा एरिया है, आप देख सकते हैं फोटोज़ में, कि हर जगह टीले हैं, टीले। टीले मतलब कि जो पुराने, और एक समतल भूमि है। एक्चुअली पहली बात तो गंगा का तट है, तो समतल भूमि होगी, नेचुरल है। तो जो भी टीले दिख रहे हैं, वहाँ पे वो पुराने खंडहर हैं। खंडहर मतलब रूइंस बोल सकते हैं या कुछ भी बोले, लेकिन वो हमारे हिसाब से तो महल है, लोगों के महल है। पूरे हस्तिनापुर में 125 महल थे टोटल, 125 महल थे, और बाकी छोटे-छोटे घर। तो 125 महल मतलब बहुत बड़ा एरिया में स्थापित है, क्योंकि ईच महल, जो हर महल है वो, जिसका, जैसे धृतराष्ट्र का महल है 4 किलोमीटर बाय 4 किलोमीटर है। दुशासन का महल 2 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर है। सबसे सुंदर महल दुशासन का था, जो बाद में वो मिला भीम को। और और भी अनेक अनेक महल है वहाँ पे, जिसका वर्णन मैंने अपनी पुस्तकों में भी किया है, बहुत ही सुंदर। तो वो जो पुस्तक मैंने लिखा था, युधिष्ठिर प्राण धर्मा, जो आपने पब्लिश करी है, और पांडवा द फेमस फाइव, जो यूएस में चलती है, दोनों पुस्तकों में मैंने महलों के वर्णन किए हैं। लेकिन इतने बड़े महल एक जो छोटा सा हस्तिनापुर शहर जो आजकल दिखाते हैं, उसमें कैसे स्थापित हो सकते हैं? तो अगर मैं पूरा एरिया को देखूं ध्यान से, तो करीब 600 से 700 किलोमीटर वर्ग का एरिया है हस्तिनापुर का राज्य, जहाँ पे बहुत इंक्रोचमेंट है आजकल। जबकि बहुत सारे छोटे-छोटे शहर हैं, मवाना है 15 किलोमीटर दूर, या गंगा जो है मूव कर गई है पूर्वी दिशा में 8 किलोमीटर। गंगा मूव करती रहती है, गंगा नदियाँ मूव करती हैं, वो स्वाभाविक है। नेचुरल है वो, तो वापस भी आएगी। और जब वापस आएगी, तो जो भी आजकल खंडहर हैं, दिख रहे हैं, वहाँ पे अभी बड़ी-सी चारदीवारी बना दी है गवर्नमेंट ने, ताकि बाढ़ का पानी अंदर ना घुसे। अच्छा काम किया है, वो अच्छा काम है। और अनेक दूसरे तथ्य भी होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम लाक्षागृह की बात करते हैं, तो विदुर ने जो है यंत्र नौका, मतलब मोटर बोट के माध्यम से, सुरंग से पांडवों को बचाया। तो क्योंकि गंगा के तट पर है, तो नौका विहार तो बड़ा नेचुरल होगा, नौका विहार। और आजकल क्या हो गया है कि हम लोगों का हर जगह केव माइंडसेट हो गया है, केवमैन माइंडसेट। ये यूरोपियन माइंडसेट है, कि हर चीज़ गुफा में हम लोग ढूँढना शुरू कर देते हैं। हस्तिनापुर में महर्षि व्यासदेव के बारे में, व्यासदेव के बारे में वैशंपायन बोलते हैं, स्वयं भगवान है, विष्णु का अवतार है, बोलते हैं। हमने उनको भी साधारण बना दिया है। और हम लोग वेदों पे जब हम बात करते हैं, तो लगता है एक स्कॉलर ने लिखा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये स्कॉलर शास्त्र नहीं देते, शास्त्र देते हैं विष्णु, भगवान देते हैं, हरि स्वयं शास्त्र देते हैं। तो इसीलिए अपौरुषेय बोला जाता है वेदों को। लेकिन आजकल वो सब डेफिनेशन निकाल दिए हैं लोग, जो है अनेक प्रकार की मिथोलॉजी बनाते हैं कि अनेक व्यासदेव थे, ये व्यासदेव सिर्फ एक ही है।
और जो उनको रिप्रेजेंट करता है वो व्यास गद्दी पे बैठता है, बड़ा साधारण सा है। तो व्यासदेव वहाँ पे आए हैं, कृष्ण वहाँ पे आए हैं, वहाँ पे रामायण काल में शत्रुघ्न वहाँ पे आए हैं, और मार्कंडेय ऋषि नारद मुनि वहाँ पे आ रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है हस्तिनापुर, जहाँ पे पूरे ब्रह्मांड के जितने भी देव ऋषि हैं, देव हैं, जो स्वयं वहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ तक कि इंद्र, जो खांडव वन जब दिया गया था, इंद्रप्रस्थ नाम पड़ा उसका, तो इंद्रप्रस्थ का ओरिजिन भी हस्तिनापुर से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिना इंद्र हस्तिनापुर के इंद्रप्रस्थ नहीं बनेगा। और जब महाभारत कालीन युद्ध समाप्त हो गया और सभी पांडव चले गए, तो ऋषियों ने वेद व्यास तब थे वहां पे, वेद व्यास ने जन्मजेय को हस्तिनापुर का राजा बनाया, और वज्रनाभ को इंद्रप्रस्थ दिया, क्योंकि इंद्रप्रस्थ जो है दक्षिणी दिशाओं की तरफ राज्य करता था, और हस्तिनापुर जो है पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी दिशा में राज करता है। तो एक लाइन है, अगर आप देखें हस्तिनापुर को, हस्तिनापुर से मेरू पर्वत जो है 1400 किलोमीटर दूर पे है, ज्यादा दूर नहीं है, कि मेरू पर्वत को जम्बू द्वीप का या पृथ्वी का सेंटर माना जाता है। और वहां से अगर आप देखें डिस्टेंस, अगर हस्तिनापुर से देखें 1400 मील पे मध्य प्रदेश पहुंच जाएंगे, 1400 किलोमीटर में मध्य प्रदेश पहुंच जाएंगे। तो एकदम सेंट्रल पोजीशन है, और प्लेन में है, तो ज्यादा लोग वहां रह सकते हैं। और नदियां हैं वहां पे, दो बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, एक तरफ यमुना है पश्चिमी दिशा में, और पूर्वी दिशा में गंगा है, तो उसके बीच में है। और इंद्रप्रस्थ की स्थापना अगर आप डायरेक्शंस के हिसाब से देखें, तो पश्चिम गंगा के पश्चिमी तट पे हस्तिनापुर बसा हुआ है, और यमुना के पूर्वी तट पे इंद्रप्रस्थ बसी हुई है। जो यमुना पानी है, आपको आजकल भी हिस्टोरियंस बोल देंगे कि पुराने किले के बीच से जाती थी यमुना, पहले उसके साइड से नहीं, बीच से जाती थी। इसीलिए वहां पे आप देखेंगे कि गहरा जो कुंती का जो कुआं है, वो इतना गहरा है कि वो सीधा यमुना तक पहुंच जाए, ये इतना। और उसके अंदर गेट्स हैं, अभी अंदर नदी के अंदर गेट्स कैसे बनेंगे, वो इसलिए कि वहां पे नौका विहार इजीली हो सकती है, इतने बड़े बड़े गेट्स हैं कि यमुना गोई गेट के थ्रू आप निकल सकते हैं। आज भी वो है, प्रिजर्व किया हुआ है। आजकल उसको शेरशाह सूरी का मकबरा बोलते हैं, जबकि शेरशाह सूरी ने तो आत्महत्या की थी 2 साल में भारत में रहने के बाद। तो ये इतना हमारे साथ खिलवाड़ किया जाता है कि दिल्ली के लोगों को हस्तिनापुर के बारे में मालूम नहीं है, उनको लगता है एक गांव है वो। अच्छा, उसके आसपास की जगह देखिए, बहुत ही स्मृतिशाली जगह है वो, वेरी प्रॉस्परस प्लेस। हस्तिनापुर में नेचुरल प्रॉस्पेरिटी है, आज भी है, लोगों के बड़े बड़े खेत हैं। और लेकिन जो वहाँ के जानकार हैं रहने वाले, जो मैं सबसे मिला, बहुत सारे लोगों से मिला मैं वहाँ पे, और मैं जब टीलों के बारे में बात कर रहा था, एक वृद्ध पुरुष थे, मुझे लग रहा था किसी देवता ने भेजा है, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा नॉलेज थी वहाँ की। और आजकल हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशंस को हम इग्नोर कर देते हैं। और मेरा सबसे पहले काम होता है जब मैं भारत आता हूँ, कि मैं लोकल लोगों के साथ घुल मिलूँ। जैसे मैंने अमरकंटक में आदिवासियों के साथ भोजन किया, और आदिवासियों के साथ मैं गया, उनके घर पे गया, और ताकि उनके जाने बारे में जानूं, उनके भोजन के बारे में, उनके उनकी भाषा के बारे में, उनकी पूजा पद्धति के बारे में जानूं मैं। तो इसी तरह मैं हस्तिनापुर में मैं काफ़ी घंटे था मैं वहाँ पे, लोग बहुत अनेक अनेक तरह के लोग मिलने मुझे आ रहे थे, और मेरे अच्छे सहयोगी बंदर भी थे बहुत सारे, जो बंदर भी मेरे आसपास घेर के खड़े हुए थे। तो अ, वहाँ पे इतने सारे टीले हैं अंदर, जो आपको देखने पे लगेगा कि ये मानव द्वारा निर्मित है, ये किसी ये नेचुरल फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वो सीधे एकदम खड़े हो रहे हैं गंगा के तट पे, और गंगा जो है पूरी प्लेन है, वो जो प्लेन से वो सारे। अभी वहाँ पे बहुत इंक्रोचमेंट है, बहुत सारे जैन के मंदिर हैं, बहुत सारे मदरसे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने घर बना लिए हैं, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक को नॉलेज नहीं है। और जबकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कर्तव्य ये होना चाहिए कि जो इतिहास का जो सबसे महत्वपूर्ण शहर है हमारे समय का, वो काशी तो है ही, लेकिन हस्तिनापुर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काशी की सभी रानियों की शादी हस्तिनापुर में होती थी, सभी रानियों की शादी, यहाँ तक कि महाराज हस्ती जिसके पुत्र हैं सुवर्णा, वो काशी की रानी है। तो काशी और हस्तिनापुर में बहुत गहरा संबंध है। और ऋषि मुनियों की जगह, तपस्वियों की जगह काशी है, जहाँ पे महादेव के भक्त रहते हैं। और गांधारी के बहुत सारे पुजारी काशी से आते थे, क्योंकि गांधारी को सभी लोग जानते हैं, शिव भक्त हैं, और महादेव के उपासक है, और महादेव की उपासना गांधार देश में सबसे ज्यादा होती है। तो वो उससे आपको ये भी इतिहास मिलता है कि गांधार देश में
जो कि आजकल ऑक्यूपाइड है असुरों के द्वारा, वहां पर भी शिव की पूजा की क्या आपको तथ्य मिल सकते हैं अगर हम लोग ढूंढे ठीक से, या हम लोग जानने की कोशिश करें। तो हस्तिनापुर में एक और सबसे महत्वपूर्ण जगह है वहां पे, शक्ति स्थल। वहां पे शक्ति स्थल है क्योंकि सभी पांडव देवी के उपासक हैं, क्योंकि युद्ध में आपको देवी का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। तो सभी पांडव वहां पे शक्ति स्थल है, और वहां पे स्थापना की गई है गांधारी की वजह से महादेव की है। और जो कौरवों के जो किले हैं, जो कि अभी वहां पे एक सड़क बीच में बना दी गई है। तो लोग मुझे बता रहे थे कि 100-200 साल पहले, या फिर उनके जो पूर्वज हैं, वो बताते हैं कि ये जो टीले इतने सारे थे वहां पे, कि गंगा के तट पे ऐसा लगता था कि टीलों का जंगल, इतने टीले थे। आज आज भी बचे हैं, आज भी बहुत बचे, लाइक 5-6 किलोमीटर तक आप देख सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल फॉर्मेशन है, क्योंकि वहाँ गंगा का प्लेन है, आर्टिफिशियल फॉर्मेशन है वहाँ के। अगर लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये यहाँ पे इसके नीचे कुछ हो सकता है। लेकिन हस्तिनापुर पे किसी ने इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि जो जो मानसिकता बन गई थी कि जो कॉलोनियल है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए और उसके आगे चले। तो बहुत सारा वहाँ से लोगों ने लूटा भी है। बहुत सारी मूर्तियाँ वहाँ से जो है ब्रिटिश म्यूजियम में पहुँची हैं। कोई ओरिजिन बताएगा नहीं, लेकिन मैं मूर्ति देख के बता सकता हूँ कि वो कहाँ की है, क्योंकि हर जगह का फेशियल फीचर्स अलग अलग है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, एक श्लोक है महाभारत में कि गरुड़ की जो नाक बहुत पैनी है मूर्तियों में। एक छोटा सा श्लोक है, कौन सा रेफरेंस से मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं ढूंढ के बता सकता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन तो वहां पे जितनी भी गरुड़ की मूर्तियां होंगी बड़ी पैनी नोक की होंगी, जैसे साउथ इंडिया में आजकल होती है। साउथ इंडिया में गरुड़ की मूर्ति बनती है पैनी। ये जो गरुड़ की मूर्ति जो मिली है वहां पे, तो लोग वो समझते हैं कांसा नहीं था उस समय, लोग सोने का बनाते थे। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। वहां पे मूर्तियां, क्योंकि सोने का मूर्तियां बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो सोना का लिक्विडिटी ज्यादा होता है, तो सोने का मूर्ति बन नहीं सकता। तो उस इस मूर्ति में सोना मिक्स्ड है। और आप देख सकते हैं इसका लस्टर, कभी ये कभी भी ग्रीन नहीं होगा, ये मूर्ति कभी ग्रीन नहीं होगी। तो इस तरह की मूर्ति, और ये जो मूर्ति मिली थी एक पत्थर के अंदर चुनी हुई थी। ये पत्थर के बाहर नहीं थी, बहुत ही करीब 10 फीट की गहराई में। ज्यादा वहां पे आपको ज्यादा खोदने का भी जरूरत नहीं है, आपको तुरंत आपको महल के अवशेष मिल जाएंगे तुरंत। तो 10 फीट की गहराई में ये पत्थर के बीच में चुनी हुई थी, इसके चारों ओर पत्थर जमा हो गया था, सेडिमेंटेशन। तो इस मूर्ति को जब उन्होंने तोड़ के निकाला तो ये मूर्ति निकली। तो वहाँ के लोग मुझे बता रहे थे ऐसी अनेकों बड़ी बड़ी मूर्तियां, कोई कुछ मूर्तियां 8 फीट की हैं, 6 फीट की हैं, 7 फीट की है, लोग वहां से निकाल के ले जा चुके हैं, और वो दूसरे दूसरे मंदिरों में उनकी अभी भी स्थापित है, ऐसा लोग बता रहे थे। और पांडवों के बहुत सारे अवशेष मिले, क्योंकि बाद में महाभारत युद्ध के बाद तो जगह पांडवों की हो गई थी, लेकिन साथ में कौरवों के भी वहां पे मूर्तियां मिलेंगी, क्योंकि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने कुछ भी कौरवों का जो भी उनका जिस तरह रहने का स्टाइल था, जो भी उनका डेकोरेशन था, हटाया नहीं था। वैसा का वैसे ही पैलेसेस को रखा था उन्होंने। और फर्श, फ्लोर फ्लोर आपको आज भी वहां पे जैसे महाभारत में वर्णन है, ब्लैक और व्हाइट के चेक्स, ब्लैक और व्हाइट के ऑल्टरनेटिव फ्लोरिंग, वो आज भी है, आपको मिल जाएगा, दिख जाएगा। और दीवारों पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा, अभी तो उधर छोटी छोटी ब्रिक्स की दीवारें हैं जो कि अराउंड रिसेंट है, 300-400 साल की है, क्योंकि महाभारत युद्ध में ब्रिक्स नहीं यूज करेंगे, नदी के किनारे पत्थर यूज किए जाएंगे वहां पे। तो उस समय उसके नीचे पत्थर की फाउंडेशन होगी। तो फाउंडेशन के बेसिस पे आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि यू कैन डू एक्स्ट्रापोलेशन, फाउंडेशन के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि बिल्डिंग कितनी ऊंची होगी। और महाभारत में वर्णन है, सभी सभी जो महल है, महलों की जो छत है वो आसमान को छू रही है, पैनी एकदम विमान के रूप में है। विमान का मतलब होता है, जैसे विमान एक आर्किटेक्चरल शब्द है जो कोनिकल डिजाइन को बोलता है, आजकल उसको पिरामिड बोलते हैं, हमारे शास्त्र बोलते हैं विमान। जैसे सभी मंदिर विमान के रूप में बनाए जाते हैं, क्योंकि वो देवताओं से संबंध कर रहे हैं, उनके माध्यम से आप अपने मन को देवताओं के पास लेके जा सकते हैं मंत्र शक्ति के द्वारा। तो उसी प्रकार के डिजाइन होंगे, इसीलिए वहां पे जो टीले हैं
सारे पैरे हैं ऊपर से, तो आपको लग जाता है कि अलग-अलग है। और जब अभी जो टीले दिखते हैं वो शायद 1 या 2 पैलेसेस के ही होंगे, क्योंकि बाकी सब जगह खेती शुरू कर दी गई है, तो उधर खेतों में आपको अवशेष मिल सकते हैं क्योंकि वो फैलाए गए हैं। और बहुत वहाँ पे पास में गंगा नहर बनाई गई है, आर्टिफ़िशियल है वो, लेकिन वो इरिगेशन के लिए बनाई गई है। तो बहुत सारे अवशेष, तो बहुत बड़ा एरिया है। मैं मैप्स में अपने वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ कि करीब 600 साल आज का जो दिल्ली इंद्रप्रस्थ है, जो दिल्ली है, उससे बड़ा एरिया है इंद्रप्रस्थ का, हस्तिनापुर का, क्योंकि उस समय जो सेनाएँ थी, गंगा की पूर्वी दिशा में थी। गंगा की पूर्वी दिशा में सेनाएँ रहती थीं। वो शहर से अलग तो अगर सेना की तरफ जाना होगा, तो आप देखेंगे नौका के माध्यम से वो नदी को क्रॉस करते हैं सभी राजा लोग, और उस तरफ जाते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं। और हस्तिनापुर से नॉर्थ की तरफ जाएँगे, हरिद्वार की तरफ, गंगा पे, तो आगे गंगा थोड़ी पतली हो जाती है, आगे जाके। वहाँ पे ईज़िली क्रॉस किया जा सकता है, वहाँ पे पुल भी बनाया जा सकता है, छोटे-छोटे। तो वहाँ से सेनाएँ क्रॉस करी तो जो जैसे छावनियों की बात होती है, तो छावनियाँ तो हस्तिनापुर की सेनाएँ उस समय दुनिया की सबसे बड़ी सेनाएँ थी। करीब 50-60 लाख लोग जो एक्टिवली इन्वॉल्व्ड हैं सेनाओं में, और हाथी उसके साथ, और ये महाभारत युद्ध के बाद की बात कर रहा हूँ, उसके पहले की नहीं। और उसमें एक अलग वर्णन आता है अर्जुन का अश्वमेध यज्ञ का। अर्जुन ने राष्ट्रीय यज्ञ तो उन्होंने किया महाभारत युद्ध से पहले। महाभारत युद्ध के बाद वो अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में अर्जुन वापस क्योंकि अर्जुन सेनापति थे सेनाओं के, अर्जुन जो है वापस अपनी सेनाओं को लेके पूर्व उत्तरी दिशा में जाते हैं। तो वो वर्णन आता है कि वो गंगा क्रॉस ही नहीं करते उत्तरी दिशा में, वो सीधा जा रहे हैं ऊपर हिमालय की तरफ। तो वो मतलब पश्चिमी दिशा में गंगा की पश्चिमी दिशा से ऊपर गए, और फिर वो वापस वही रूट फॉलो करते हैं जो राष्ट्रीय के दौरान उन्होंने फॉलो किया था। हिमालय क्रॉस करते हैं, फिर उसके बाद वो उत्तर कुरु में जाते हैं, फिर वहां से वापस मुड़ते हैं, मध्य देश आते हैं, मध्य देश के बाद वो प्राग ज्योतिषपुर जाते हैं, प्राग ज्योतिषपुर जाके फिर सिंधु देश आते हैं, सिंधु देश मतलब सिंध जो एरिया है, बालिक बालिक, फिर उसके सिंध देश आते हैं, फिर उसके बाद वापस वो हस्तिनापुर आते हैं। लेकिन उस समय वो सौराष्ट्र नहीं जाते। सौराष्ट्र मतलब आजकल का जहाँ गुजरात है वो सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र नहीं जाते। सौराष्ट्र की उत्तरी दिशा से ही आके वो काम्यक वन, वो सब वन होते हुए वापस हस्तिनापुर आ जाते हैं। बड़ा सिंपल सा राउट है, बड़ा राउट है, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। जैसे आपको बताया कि हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया, ये सब लोग बोलते हैं, हम कैसे जा सकते हैं? आजकल तो मुझे लोग, ये क्वेश्चन मुझे सबसे ज़्यादा पूछा गया इंडिया में इस बार जब मैं था, कि हम लोग ने कैसे आक्रमण किया, हमारे पास प्लेन नहीं थे, ऐसे दूसरे लोग कैसे आए आपके पास? घोड़े पे आए ना, जैसे हम लोग भी घोड़े पे गए। तो अ, ये जो महाभारत जो है वो डिबंक करती है कॉलोनियल जो भी माइंडसेट है कि हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया, हम हमेशा लोगों का प्रहार सहते रहे। तो महाभारत उसको डिबंक करती है ज्योग्राफी के माध्यम से, क्योंकि जो पासेस का नॉलेज है वो आज का नॉलेज नहीं है, पासेस का नॉलेज शुरू से है। हिमालय किस तरह क्रॉस करना है पासेस सबको मालूम है शुरू में, और ऋतुओं का भी मालूम है किस ऋतु में क्रॉस करना है। तो ये कुछ भी नया नहीं है, हमने उन्हीं पासेस पे थोड़े चौड़ी रोड्स बना दिए और कुछ नहीं किया है। बट पासेस का नॉलेज शुरू से ही है, वो नेचुरल भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो नेचुरल होती है वो आपको दिख जाती है अपनी आंखों से, प्रत्यक्ष प्रमाण है वो। तो आपको कुछ उसके लिए कुछ नया टेक्निक या स्ट्रेटजी नहीं करना है। तो हस्तिनापुर के इतिहास को संभालना हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी है, और ये प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ही होगा। ये गवर्नमेंट का जितने लोग इस बारे में जाने, जो वहाँ पे रहते हैं उनके साथ सहयोग करें, ट्रस्ट बनाएं, और उस पूरे एरिया को 500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को, जैसे एनसीआर को डिक्लेयर किया हुआ है नेशनल कैपिटल रीजन, उसी प्रकार से हस्तिनापुर को ओल्ड कैपिटल रीजन डिक्लेयर कर सकते हैं, ओसीआर। और प्राइवेट लोग जुड़े, बिजनेसमैन जुड़े, वहाँ के लोगों में बहुत श्रद्धा है अपने इतिहास के बारे में, उनके साथ मिले, और एक नया इंडस्ट्री भी बन सकता है इससे, इसे एक नया अपॉर्चुनिटी बन सकता है एम्प्लॉयमेंट का, और उसको हम लोग रिपेयर कराएं, उसको मतलब प्रोटेक्ट करें उसको। और एएसआई को, एक तरीके से एएसआई को तो गाइडेंस देने का जरूरत है, कि जो एएसआई, एक चीज हो गया है कि एएसआई में उनको लगता है कि वो जो डिसाइड करेंगे दैट बिकम्स द हिस्ट्री, दैट इज नॉट करेक्ट। एक्चुअली द फोकलोर डिसाइड द हिस्ट्री ऑफ द लैंड। फोकलोर जो वहाँ के लोकल लोगों का जो मान्यता है
वो डिसाइड करता है हिस्ट्री ऑफ द लैंड। उसको सपोर्ट करता है महाभारत। महाभारत जो है, बड़ा आश्चर्य होगा आपको, जो भी वहाँ पे लोग मुझे बोल रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था सबने महाभारत पढ़ी हुई है, क्योंकि उनके उनके परिवार में ऊपर से नीचे तक फॉलो हुई है। वो बताया गया उनके बच्चों को, पिता ने बच्चे को बचाया, फिर उसके बाद ऐसे करके पहुंची है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो महाभारत की जो इन्फॉर्मेशन है, जो लोगों को मिली दी गई है, वो सपोर्ट करती है लोकल स्टोरीज को। तो इसका मतलब ज्यादा दूर नहीं है वो तथ्य से, क्योंकि वो उनके माता पिता ने अच्छा उनको मेंटेन किया है उधर स्टोरीज को। तो उसके माध्यम से हम लोग उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। बड़ा आश्चर्य होगा कि हरिद्वार भी ज्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे गढ़मुक्तेश्वर भी है, और ये सारे एरिया हस्तिनापुर के क्षेत्रफल में आ जाता है, क्योंकि ये तो महलों का ही बहुत बड़ा एरिया, 100-200 स्क्वायर किलोमीटर से महलों का एरिया है, मतलब सेंट्रल एरिया रूल करने के लिए। बाकी उनका रोड्स है, हाईवेज है, बाकी बाकी लोग रह रहे हैं, सेनाएं रह रही हैं, और बिजनेस कम्युनिटी वाज वेरी बिग इन हस्तिनापुर ड्यूरिंग दैट टाइम। तो बिजनेस कम्युनिटी तो बहुत बड़ी होगी, शूद्र कम्युनिटी बहुत बड़ी होगी, जो एम्प्लॉयज हैं, जो गवर्नमेंट में काम करते हैं, या फिर पूरी दुनिया की गवर्नमेंट चल रही है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि दुनिया के हर प्रांत का एक डिपार्टमेंट था हस्तिनापुर में। मदर देश का डिपार्टमेंट है, चीन का डिपार्टमेंट है, ये सब डिपार्टमेंट्स हैं जिधर जो स्थापित किए गए, जो उस एरिया को ही देखते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी वहाँ पे डिसाइड हो रही है, इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइड हो रही है पूरे विश्व की, सिर्फ भारत की नहीं। तो सोच इमेजिन कर सकते हैं कितने भव्य उसका दृश्य होगा हस्तिनापुर को देखने के लिए। दूसरा वर्ड विवरण आता है हस्तिनापुर का, आज तो बिल्कुल खाली खाली सा आजकल है, छोटा सा गांव दिखता है, लेकिन आप पेड़ों को देख के समझ सकते हैं कितने पीपल के पेड़ हैं, कितने बरगद के पेड़ हैं, कितने ज्यादा नीम के पेड़ हैं, कितने आमों के बाग हैं, वो सारा वर्णन है वहाँ। ये जो आप फोटो देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, ये सड़क के दूसरी तरफ का है, कौरवों का किला आजकल लोग बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो ये जो किले हैं, ये रानियों के किले हैं, ये कौरवों के किले नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे हैं सारे। रानियों के किले छोटे छोटे थे, सबके रानी, जबकि हर रानी का अलग किला है। ये रानियों के किले हैं। और ये जो एरिया है वो उस जो मेन एरिया से थोड़ा अलग है, ये सड़क के दूसरी तरफ है। और सड़क के जो उत्तरी दिशा में, जैसे ईस्ट, और जो सड़क के दक्षिणी दिशा में, ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये एक जैन मंदिर है उधर, जो कि प्लेन में बना हुआ है, जो कि गंगा के प्लेन्स में बना हुआ है। जब बाढ़ आएगी तो वो बढ़ जाएगा, पानी से भर जाएगा। तो इसके जो मैं जिस तरफ देख रहा हूँ कैमरे की तरफ, उस तरफ जो है हस्तिनापुर का किला है, हस्तिनापुर का, जहाँ पे जो दक्षिणी दिशा में, वो दिशा डेफिनेटली धृतराष्ट्र की है, क्योंकि धृतराष्ट्र के जो जो कौरवों के जो ओरिजिनल जो सभा स्थान है, भीष्म का स्थान है, सत्यवती का स्थान है, वो इसी एरिया दक्षिणी दिशा में है। और जिस दिशा में वो जो स्तूप दिख रहा है आपको, वो है उत्तरी पूर्वी दिशा, उत्तरी पूर्वी दिशा में है। तो उसके पश्चिमी दिशा में, क्योंकि वहां पे गंगा होगी महाभारत के समय में, तो उसके पश्चिमी दिशा में ही कौरव हस्तिनापुर के किले होंगे, जितने भी घर होंगे। घर आजकल हम किला बोलते हैं, लेकिन ये घर है, उनके बड़े बड़े घर है, महल है सबके। और सब महलों की ऊंचाई ज्यादा है, सारे महल जो है 4 मंजिली, 5 मंजिली, 6 मंजिली है। यहाँ तक कि दुशासन का महल भी 3 मंजिल 5 मंजिली है। तो सबके अलग अलग महल है। तो आ, बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है। मेरा पर्पस ये था कि एटलीस्ट मैं देखूं अपने आंखों से कि जो महाभारत में वर्णन है, किस प्रकार का हस्तिनापुर का वातावरण है। हस्तिनापुर का वातावरण बड़ा शांत है, आप पेड़ों से देख सकते हैं, लगता ही आप धर्म नगरी में आ गए हैं। और वहाँ पे इतने बड़े बड़े महर्षि आए हैं, नारद मुनि वहाँ पे आए हैं, और मार्कंडेय ऋषि आए हैं। मार्कंडेय ऋषि के जहाँ चरण पड़ जाए, वो जगह तो मतलब किसी कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। मतलब मैं लोग कुछ अमेरिका में मुझे पूछ रहे थे, तो मैं उनको बोला कि अमेरिका में इतने बड़े लोग अभी तक आए नहीं, क्योंकि उनके लिए वो जगह नहीं है। बट हस्तिनापुर में तो हुज हु, इंद्र से लेके कोई भी देवता हो, विष्णु है, सभी वहां पे आए, महादेव स्वयं आए हैं वहां पे। तो बहुत ही पावन नगरी है, और पावरफुल नगरी भी है, क्योंकि वहां पे उसके जो वाइब्रेशंस है आप फील कर सकते हैं वहां जाके।
आपने जो ये किया वो बहुत दर्शन किया, बहुत अच्छी जानकारी भी दी। जो आपने जैन मंदिर की बात की और कई लोग पूछ भी रहे हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ कि असल में जो जैन के जो 24 तीर्थंकर जैनों के जो हुए हैं, उसमें से 16वें, 17वें और 18वें तीर्थंकर का जन्म भी यहीं हुआ था। इसलिए जैन मंदिर जो है यहाँ बड़ी संख्या में देखी जाती है, और जैन श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में आते हैं। तो हिंदुओं के साथ साथ जैनों का भी पवित्र स्थल है वो। लेकिन एक दूसरी बात यह है कि जैन जहाँ श्रद्धा के साथ आते हैं, उनके मंदिर हैं, वहां हिंदुओं के अंदर वो अब श्रद्धा नहीं है, और वो हस्तिनापुर के बारे में बहुत जानते नहीं है, वो पहुंचते नहीं है। जबकि अगर देखा जाए तो हस्तिनापुर में अगर आप देखिएगा तो पंडेश्वर मंदिर है, करण मंदिर है, कमल मंदिर है, ये सारे कुछ है। लेकिन जिस तरह जैन अपने मंदिरों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, वो हिंदुओं में नहीं दिखता है। ये आदित्य जी, ऐसा आपको भी दिखा क्या? बिल्कुल। एक्चुअली मुझे वहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट दिख रहे थे जैन मंदिरों में, और जो कि हिंदू मंदिर सारे खाली है। और कलयुग क्या होता है कि जो कैतब जो है वो ज़्यादा प्रमोट होता है, जो आर्टिफिशियल ज़्यादा प्रमोट होता है। तो मतलब श्रद्धालुओं के विषय में कुछ बोलूँगा नहीं। मेरा सिर्फ हस्तिनापुर से मतलब है, महाभारत से मतलब है। हस्तिनापुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे सभी हिंदुओं को जाके प्रेरणा मिलेगी, किस तरह राज्य किया जाए, किस तरह पूरे विश्व पे शासन, जो हस्तिनापुर जो एक सिंबल है पूरे विश्व पे शासन का, और धर्म की रक्षा करने के लिए हस्तिनापुर में क्या क्या कार्य की। ये वही जगह है जहाँ पे द्युत क्रीड़ा हुई, यहाँ पे द्रौपदी, कृष्ण वहां पे द्रौपदी को बचाने के लिए आए। ये वही जगह है जहाँ पे मतलब मेरे हिसाब से ऐसे अनेक मंदिर होने चाहिए जो महाभारत के पूरे इतिहास को दर्शाए, वहां पे सुंदर सुंदर शिल्प कलाओं के द्वारा महाभारत की स्टोरीज दिखाएं, स्टोरीज बताएं। कृष्ण भागे भागे आ रहे हैं मिलने के लिए, युद्ध रोकने के लिए। भीष्म जहाँ रहे हो, गंगा पुत्र भीष्म जहाँ रहे हो, जिन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की, जो वसु है, स्वयं ही वसु है, वो उस जगह का इस तरह निग्लेक्ट देखना बड़े शर्म की बात है। क्योंकि वहां पे इतना इतिहास है हमारा, जो हम जितना भी महाभारत और गीता सबकी बात करते हैं, तो सारा हस्तिनापुर से जुड़ा हुआ है, सबका सब। और जितने भी हम देवी देवताओं की बात करते हैं, या फिर बात करते हैं मार्कंडेय ऋषि ने क्या बोला, व्यासदेव ने क्या बोला, व्यासदेव सत्यवती को मिलने आए, व्यासदेव वो सभी इन्हीं महलों में आए मिलने के लिए। मतलब ये तो एक जीवित स्थल है, जीवित स्थान है, जहाँ पर हमारी भगवान की लीलाएं हो रही है, देवों के जैसे पांडवों की लीलाएं हो रही है। और बड़े बड़े महानुभाव, कौरव भी बहुत बड़े बड़े महानुभाव हैं, कौरव और ये सभी लोग यहीं पे मिल रहे हैं। कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया, जैसे कर्ण है, लेकिन यहीं पर उनको राज्याभिषेक दिया गया, अंग देश का राजा इसी जगह बनाया गया। तो वो सारी जगह यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रीड़ा स्थल होगी, यहाँ पे स्टेडियम्स होंगे, यहाँ पे बड़े बड़े मंदिर होंगे शुरू में, यहाँ पे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस सेंटर्स होंगे, यहाँ पे बड़े बड़े जो है ट्रेड के सेंटर्स होंगे, मंडियाँ होंगी, बाजार होंगे, ये सब जगह यहाँ पे होगी। लेकिन कभी भी हमने उस दृष्टि से कभी देख नहीं रहे हैं। हम लोग जो है सोचते हैं हमेशा आज की दृष्टि में, लेकिन जो भी काम जैन के श्रद्धालु भक्त कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मेरा तो उनसे यही विनती होगा कि वो अपने धन को लेके हिंदुओं के साथ कोऑपरेट करके हिंदुओं को भी हेल्प करें कि बड़े बड़े इस तरह की लीला स्थली बनाए जाए। जैसे मेरा मेरा हमेशा ऑब्जेक्टिव रहता है एजुकेशन। और जैसे जो ये लीलाओं की बात हो रही है कि कृष्ण जब दर्शन दे रहे हैं अपने विराट रूप में दुर्योधन को सभा में, वो यहीं पे हुआ है। तो उसके बारे में एक सुंदर सा एक बनाया जाए मंदिर, जिसके अंदर ये विराट रूप दिखाया जाए। तो हस्तिनापुर के माध्यम से जितने भी लीलाएं महाभारत में लिखी हुई है, उनको हम लोग एक इंडिया में एक आर्ट चलती है, बंगाल में बड़ी फेमस है, एक चक्र में फेमस है, वो भी महाभारत की जगह है, एक चक्र। वो उसमें बास रिलीफ बोलते हैं, जो बाहर की तरफ आती है। इस तरह की बहुत सारी लीलाओं को दिखा सकते हैं। अभी क्या है, एक सिंपल सा दीवार बना दी गई है, ऐसा लगता है किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। और 150 करोड़ एएसआई ने खर्च किए वहां पे, और वहां पे एंक्रोचमेंट टीलों के अंदर भी हो गया है, वहां पे लोग रह रहे हैं अंदर। और आपने बताया था मुझे कि मलेच्छो ने आपको कैमरा से फोटो भी नहीं खींचने दिया, तो मलेच्छ ही बोलिएगा, बाकी तो कोई नहीं, सब लोग समझ जाएंगे। और इंक्रोचमेंट यहाँ तक पहुंच गया है। हाँ, मेरा कैमरा छीन लिया था, वो सोच रहे थे मैं बीजेपी से आया हूँ।
तो मैंने उनको बताया कि मेरा काम, फिर मैंने वीडियो दिखाया सेथोलॉजी का, बुक्स दिखाई, और ड्राइवर ने उनको बताया कि ये इंडियन नहीं है, अमेरिकन है। तो फिर वो लोग उन्होंने हम लोगों को जाने, फिर वो लोग ही हेल्प करने लगे मुझे। तो वो लोग ही मेरे साथ आए आगे की तरफ, बोलते आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारे इतिहास, हम तो हिंदू ही थे पहले, सब बताने लगे मुझे, हम तो हिंदू ही थे। तो मैंने उनको बोला आप बन सकते हैं, अभी भी बन सकते हैं, उसमें क्या है, मैं आपको दीक्षा दे देता हूँ, बन जाइए, 2 मिनट में बन जाएंगे। तो फिर उसके बाद हम वो मेरे को कंपनी का, उन्होंने बहुत सारे टीले दिखाए मुझे, क्योंकि हिंदुओं को मालूम ही नहीं, उनको शर्म आती है अपने ऊपर, तो हिंदुओं को मालूम ही नहीं। वो लोग जिन्होंने एनक्रोचमेंट किया है वो लोग मुझे दिखा रहे थे, इसके नीचे भी हमको कुछ मिल सकता था, हमने मंदिरों को दान देते, वो बता रहे थे। ये बहुत सारी मूर्तियां उन्होंने दान दी है, निकाल निकाल के अपने घर के नीचे से। तो तो वो दिखा रहे थे मुझे, और पॉलिटिकल उनके झंडे लगे हुए थे हर जगह। तो तो मैंने उनको, मुझे मालूम रहता है, लेकिन मैंने उनको बोला कि मुझे आइडिया नहीं है किसका कौन पॉलिटिक्स, मुझे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो वो काफी बिकम पीसफुल। मेरा वो कैमरा तोड़ने वाले थे, बहुत महंगा कैमरा था, मेरे तोड़ने वाले थे। तो मैंने उनको बोला कि ये वीडियो है, मैं अमेरिकन हूँ, इंडियन नहीं हूँ। तो वो थोड़ा पीछे हो गए वो। और फिर उन्होंने मुझे एक जगह उन्होंने मुझे दिखाई, एक बहुत ही घना जंगल है वहाँ पे, आज भी बहुत घने घने जंगल है वहाँ पे। वो मुझे, उन्होंने एक वहाँ पे दीवार बनी हुई थी, लेकिन वो उनके द्वारा ही ओन्ड है उसी वो एरिया। तो उन्होंने वो जगह मुझे दिखाई और बोला यहाँ पे अंदर एंट्री नहीं है। तो मैंने सुना, और फिर मैंने बोला कि मुझे देखने के लिए, वीडियो के लिए अंदर जाना पड़ेगा। तो मेरे एक वीडियो में है छोटा सा सीन दीवार के, मैं दीवार के पास गया और वो फोटो देखी, और मुझे पता लगा कि वो एरिया एएसआई ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, और जबकि एएसआई अलाउ कर रही है एनक्रोचमेंट वहां पे, वो कि जो कि करना नहीं चाहिए। पूरा का पूरा एरिया जो 200 स्क्वायर किलोमीटर का है, वो उनको पूरा बैन करना चाहिए, एनी टाइप ऑफ रेजिडेंस। और उसको प्रमोट करना चाहिए टूरिज्म। जगह बहुत है वहाँ पे, लैंड बहुत है, लोग कहीं भी जाके अपना घर बना सकते हैं। देयर मेनी थिंग्स कैन बी डन। मतलब मेरे हिसाब से तो वो पूरा नगरी जो है, जैसे पेट्रा को वेस्ट में लोगों ने बनाया है, या फिर ऐसे बहुत से हिस्टोरिकल प्लेसेस जो वेस्ट में लोगों ने बनाई है, उस प्रकार से हस्तिनापुर को डेवलप करेंगे तो इतने सारे प्रूफ्स मिलेंगे कि हम लोग तो पूरा आदित्य जी, अभी कुछ दिन पहले एक सिनौली में खुदाई हुई थी, आपको ध्यान होगा, अभी डिस्कवरी में या किस पे सीरीज आई थी, मनोज वाजपेयी थे, तो वो सिनौली में रथ मिले हैं हमारे यहाँ, तांबे के रथ मिले, तो सिनौली भी उसी हस्तिनापुर का पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल वही एरिया वही है। मैंने आपको बताया कि अभी सिनौली का मैप देखेंगे, सिनौली का, तो वहां पे डेफिनेटली वहां पे मत हस्तिनापुर का, अभी यहाँ पे तो खुदाई हुई नहीं है, दबा के रखा गया है। और नदी नदी ने बहुत सारी चीजें दबा भी दी है, बहुत सारी चीजें नदी की वजह से भी खराब हुआ है, क्योंकि नदी का बाढ़ आया होगा, वो पश्चिमी दिशा में गई होगी, फिर पूर्वी दिशा में वापस आई पिछले 6-7 हजार साल में। तो बहुत लंबा समय निकल गया है, लेकिन फिर भी वो अवशेष अभी भी मिलेंगे। नदी की वजह से बहुत सारी चीजें प्रिजर्व भी होती है, समुद्र पानी के नीचे होंगी, एल्यूवियल सॉइल के नीचे होंगी। तो वो सब जगह जो है बाहर आ सकती है, अगर हम लोग उसके लिए मेहनत करें। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जागरूकता बढ़ाना, जैसे आप कर रहे हैं इस शो के माध्यम से, कि आप लोगों को बता रहे हैं कि इतना इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक जगह है। ये जो पूरा एरिया है, हस्तिनापुर से लेके जूनागढ़ तक गुजरात में, इसमें इतने इतने मत्स्य, क्योंकि बीच में मत्स्य देश भी क्रॉस होता है, इतने सारे हमारे महाभारत के प्रूफ होंगे कि हम लोग महाभारत में हर कहानी के पीछे तथ्य दे सकते हैं, हर कहानी के पीछे इतने प्रूफ्स होंगे इस एरिया में। और अगली ट्रिप में मैं वही करने वाला हूँ, सनौली और पश्चिमी भारत की तरफ ही मेरा ट्रिप रहेगा जनरली, गुजरात और हस्तिनापुर पश्चिमी राजस्थान। तो उस ट्रिप में यही होगा कि, और उसके साथ में नॉर्थ का हिस्ट्री जुड़ जाता है, कि जैसे कि नॉर्थ में पांडवों की तपस्या हुई, गंधमादन पर्वत और ये कितमाल पर्वत, ये अनेक जो पर्वत है, हेमकूट, ये सारे पर्वतों पे भी अनेक हिस्ट्रीज बन सकती है। कि उसमें एक चिन्ह तो हमारे पास आज भी है, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ वही है जो पहले था, आज भी वहीं पर है। केदारनाथ दो है, एक केदारनाथ पश्चिमी दिशा में, दोनों पश्चिमी दिशा में दो केदारनाथ है, लेकिन एक का महिमा ज्यादा होता है, जहाँ पे शंकराचार्य ने पीठ स्थापित करी, वहां पे गए थे। तो क्योंकि शंकराचार्य को वो दृष्टि है कि वो देख सकते हैं थिंग्स को, तो इसलिए उन्होंने बताया कि ये केदारनाथ है, वो वास्तविक में है।
तो केदारनाथ और बद्रीनाथ एक ही लाइन में है, केदारनाथ, बद्रीनाथ और कैलाश तीनों एक ही लाइन में है, और बीच में गंधमादन आ जाते हैं। तो ये सारा इतिहास ऑलरेडी है हमारे पास, और इसके बेसिस पे हम लोग, मतलब मैं तो चाहता हूँ कैलाश में विदाउट वीजा ट्रैवल हो हमारा, विदाउट वीजा, क्योंकि कैलाश के लिए हमको वीजा। वीजा में ही 2 लाख रुपए लग जाते हैं। चाइना को हम एक यात्री से 2 लाख रुपए करीब देते हैं, और उससे चाइना को रेवेन्यू मिल रहा है कैलाश मानसरोवर से। कैलाश तो तो जी जी, कैलाश पे तो वीजा नहीं लगना चाहिए। कैलाश तो हमारी महादेव की जगह है, वहां पे यक्ष कुबेर जितने भी जिनके घर हैं वो सारे बीच में ही है। कैलाश और गंधमादन के बीच में ही सबके पर क्या क्या कीजिएगा, गवर्नमेंट जो है, वो तिब्बत का पार्ट था सब। मतलब त्रिविष्टप जो हमारा देश है वो तिब्बत हुआ, तो सरकारों ने चाइना को मान्यता दे दिया, नेहरू ने मान्यता दिया, और उसके बाद वाजपेयी जी ने मान्यता दे दिया। तो कि तिब्बत पे चाइना के कब्जे को मान्यता दे दिया, तो जिसके कारण हमारा जो है कैलाश मानसरोवर उनके पास है, ये स्थिति ये बनी हुई है। तो यहाँ तो आप देख ही रहे हैं, एक हस्तिनापुर में जैनों ने अपने मंदिर कितने संभाल के रखे हैं, और हमने अपने इतिहास को गुम कर दिए हैं। तो हिंदुओं की तो दुर्दशा का कारण वो खुद है, कोई बाहरी आदमी नहीं आगे किया है। जागरूकता, महाभारत को पढ़ भी लें तो बहुत काम हो जाएगा, वो पढ़ेंगे नहीं। आप अगर 2% व्यक्ति के घर में महाभारत नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल नहीं तो होगा, क्योंकि वो आज भी वही बिल्कुल नहीं होगा। से क्लेश होता है, ऐसा हाँ, सोच। तो रटने से क्लेश समझा दिया है। अच्छा, जितने भाइयों में सबके प्रेम नहीं है, सब एक दूसरे का सर फोड़ते घूम रहे हैं, छोटी छोटी संपत्तियों के लिए आपस में लड़ रहे हैं, और महाभारत नहीं रखेंगे। मतलब हिंदुओं ने अपनी दुर्दशा खुद लिखी है। वो जो ज्ञान की परंपरा थी उसके जड़ से वो कट चुके हैं। और एएसआई आदित्य जी कह रहे थे, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो भारत सरकार का उपक्रम है, जिसका काम है कि हमारे जो जितने भी पुरातात्विक महत्व के शहर हैं, स्थल है, उसको संरक्षित करना, ये उनका काम है। तो आज लंबा विमर्श हो गया था, और बहुत दिनों बाद आए थे आदित्य जी। तो आदित्य जी, आपका बहुत धन्यवाद। हम एक और पुरातात्विक महत्व के हिंदू धर्म के शहर की चर्चा करेंगे, जहां आदित्य जी गए और जहां उन्होंने हमारे हिंदू धर्म के बिखरे हुए अवशेष देखे, उनके फोटोग्राफ लेकर आए। तो आदित्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पुनः समय दिया, और सभी सनातनी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत पेशेंस, धैर्य के साथ अपने इतिहास में गोता लगाया। आज के लिए इतना ही। आप सबको शुभ रात्रि। आदित्य जी को शुभ दिन।